हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम भारतीय संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे और समझेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, इंग्लिश में इसे कहा जाता है डीपीएसपी, ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आज हम जानने वाले हैं कि भाग 4 में क्या कहा गया है। ठीक, तो जो भाग 3 होता है उसमें हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अर्थात ऐसे अधिकार जो बहुत ही रेयर केस में हमसे अलग किए जाते हैं, हमसे छीन लिए जाते हैं, अन्यथा उसे कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, समझ लीजिए इसके अंदर भी हमें कुछ अधिकार ही दिए गए हैं। ठीक, वो सभी के सभी हमारे अधिकार हैं, परंतु जो मौलिक अधिकार होते हैं उनके लिए आप दावा कर सकते हैं। दावा करने का मतलब है कि आप कहेंगे कि आप हमारे इस अधिकार से हमें वंचित नहीं कर सकते। ठीक, जो हमें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमें जो अधिकार दिए गए हैं, अगर कोई उनमें हस्तक्षेप करता है, सरकार हस्तक्षेप करती है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। परंतु जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अगर उनमें से सरकार आपको वो अधिकार नहीं दे रही है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। नीति निर्देशक तत्व का वास्तविक अर्थ ये है कि ये ऐसी ऐसी इसके अंदर आपको अधिकार दिए गए हैं, ऐसे अधिकारों की बात की गई है जो सरकार आपको केवल तभी देगी जब उसके पास बजट हो, उसके पास पैसा हो। ठीक, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें एक व्यक्ति थे केटी शाह। उन्होंने यह एक स्टेटमेंट दिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो उस खाली चेक के समान है, उस भरे हुए चेक के समान है जिस पर सरकार अपनी इच्छा से पैसा देगी। यानी कि आपके पास एक चेक भरा हुआ है, उस पर सिग्नेचर भी है, ठीक, और उसके ऊपर पैसा वैसा सब लिखा है कि 10,000 रुपये। ठीक, आप उसे बैंक में ले जा रहे हैं, मगर जो बैंक मैनेजर है वो जब चाहेगा तब आपको पैसा देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ठीक ऐसे ही होते हैं कि जब राज्य के पास बजट होगा तो आपको वो सारे अधिकार प्रोवाइड कराएगी, अगर उसके पास बजट नहीं है तो वो अधिकार प्रोवाइड नहीं कराएगी। ठीक, और आप इसके लिए जो कोर्ट में है जाकर के अपील वगैरह नहीं कर सकते। तो हमारा ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको लाया गया है आयरलैंड से। ठीक, यानी हमने ये जो भाग सेक्शन रखा है अपने संविधान में, इसको हम उठा कर लाए कहाँ से? आयरलैंड से। और आयरलैंड जो है उसको उठा कर के लाया था स्पेन से। तो मूलभूत रूप से देखा जाए तो इसकी जो वास्तविक जन्मभूमि है, ठीक, जहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जन्म हुआ है, वो है स्पेन। स्पेन से उठा कर लाया आयरलैंड ने, और हमने आयरलैंड से उठा कर लाया अपने पास। यानी हमें अच्छा लगा तो हमने इसे भारतीय संविधान में जोड़ दिया। ठीक, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व का अर्थ है कि ऐसे अधिकार जिसे सरकार अपनी इच्छा से आपको प्रोवाइड कराएगी, अगर उसकी इच्छा नहीं है, वो प्रोवाइड कराने में सामर्थ्य नहीं है, तो वो आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी और आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। ठीक, तो ये हो गया। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक, तो आइए एक एक करके सभी को जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36। ठीक, तो अनुच्छेद 36 जो है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। जैसे आपने देखा कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में भी दी गई है कि राज्य किसे कहते हैं। इसमें कहा गया ना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि ये सारे जो प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं वो स्टेट के लिए बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड उससे नहीं है। स्टेट का मतलब बताया गया था कि कोई भी ऐसी ऑथेंटिक, ठीक, अथेंटिक क्या हो, एक गवर्नमेंट हो जो कि अपने लोगों का सिलेक्शन अपने आधार पर करती हो, लोगों को अपने हिसाब से चयनित कर रही है, उनको अपने हिसाब से वेतन दे रही है, उनकी एक अलग रूल रेगुलेशंस हैं। ठीक, तो उसको कहा जाता है राज्य। जैसे रेलवे के बारे में बताया गया ना, रेलवे उसका अलग तरीका है अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने का, उसका अधिकार क्षेत्र अलग है कि यहाँ यहाँ तक इसका अधिकार क्षेत्र है, रेलवे के नियम अलग हैं, तो इसके रूल्स वगैरह सब अलग हैं। तो ये रेलवे भी क्या है, एक प्रकार का स्टेट है। जो पुलिस है वो भी एक प्रकार का क्या है, स्टेट है। जो एरोप्लेन वगैरह उड़ती है वो भी क्या है, एक स्टेट अथॉरिटी है। ठीक, तो स्टेट का मतलब ये हुआ कि जो व्यापक स्तर पर लोगों की नियुक्ति करता हो और उनको अपने खर्चे से सैलरी देता हो, उनके रूल रेगुलेशंस अलग हो, उनको हम राज्य कहेंगे। तो ये हो गई राज्य की परिभाषा।
अब आते हैं अनुच्छेद 37 पर। अनुच्छेद 37 में यही बात कही गई है कि न्यायालय में अप्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय का मतलब होता है कि आप कोर्ट में जा कर के किसी चीज़ पर आर्गूमेंट कर पाएँ, यानी बहस कर पाएँ, आप अपने विचारों को रख सकें, ठीक? तो उसे कहा जाता है प्रवर्तनीय, ठीक? और अप्रवर्तनीय का मतलब आप कोर्ट में जाने योग्य नहीं हैं। यानी डीपीएसपी के अंदर जितने भी आपको अधिकार दिए गए हैं, अगर वो अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक? ये अनुच्छेद 37 में ही कह दिया गया है। अब ये नहीं कि आपने इसी तरह पढ़ लिया कि ये सब भी हमारे अधिकार हैं, सरकार अब हमें नहीं दे रही है, अब हम जा कर के केस करेंगे, ठीक? तो ऐसी बात नहीं है। इनमें कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हमें जितने अधिकार दिए गए हैं, उनके ऊपर आप कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते। दे रही है तो दे रही है, ठीक, नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं। आप उस पर लड़ झगड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद देखिए दिया गया है आर्टिकल 38। 38 में कहा गया है लोक कल्याण की अभिवृत्ति। लोक कल्याण की अभिवृत्ति का मतलब होता है, लोक का मतलब लोगों की, कल्याण का मतलब कल्याण के बारे में, अभिवृत्ति का मतलब अप्रोच, कि आप जो कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे इस प्रकार से कीजिए कि उसमें लोगों का कल्याण हो। अर्थात आप केवल अपने प्रॉफिट के बारे में ना सोचिए, कोई भी कार्य इस प्रकार कीजिए कि सभी लोग उसका क्या कर पाएँ, उपयोग कर पाएँ। आपको कोई भी पॉलिसी इस प्रकार से अप्लाई करनी है, इस प्रकार से लाना है कि सभी लोग उसे अफ़ोर्ड कर सकें। जैसे अब देखिए, अब रेलवे की ही बात करें तो रेलवे में आप चाहें तो एसी वाली सीट लीजिए, बहुत महंगी से महंगी सीट मिलेगी, 3000 की मिलेगी सीट। और अगर कोई साधारण व्यक्ति है जिसके पास जो एक दिन का 100 रुपये मुश्किल से 50 रुपये कमा पाता हो, तो अगर उस व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो, तो वो रेलवे का भला कैसे उपयोग कर पाएगा? क्योंकि उसकी जो एसी की सीट है वो तो 3 साढ़े 3000 की है। तो उसके लिए भी रेलवे ने क्या निकाला है कि जो साधारण लोग हैं वो 10 रुपए की टिकट से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, बस उनको वैसी सुविधाएँ नहीं दी जाएँगी, ठीक? तो अलग उसमें बना होता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी को अलग-अलग सारी क्लासेस होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। कौन से क्लास का आप टिकट कराना चाहते हैं, सबकी फ़ीस अलग-अलग है, ठीक? तो ये कहा गया। तो लोक कल्याण की अभिवृत्ति का मतलब यही होता है कि आप कोई भी नियम कानून बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, ऐसा कीजिए कि उसको इस देश की सभी जनता उसका लाभ उठा सके। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कोई चीज़ बना दिया जिसका उपयोग केवल उच्च वर्ग के व्यक्ति कर पा रहे हैं, बाकी लोग जनता उसका उपयोग ही नहीं कर पा रही है, ठीक? तो इसमें ये इस बात को कहा गया है कि जब भी राज्य, ठीक, कोई ऐसा कार्य करेगा, तो वो हमेशा देखेगा कि उसमें लोगों का कल्याण हो, अर्थात सभी प्रकार के लोग उस चीज़ का, उस सुविधा का लाभ उठा पाएँ, ठीक? लोक कल्याण की अभिवृत्ति से ये भी तात्पर्य होता है कि सबको एक समान रूप से देखा जाए। अब जैसे देखिए राशन वाली बात है, तो जो अमीर लोग हैं वो तो राशन आसानी से खरीद सकते हैं। फिर भी अमीर हो या गरीब हो, लगभग सभी को, मतलब गरीबों अमीरों को राशन बाँटने की प्रक्रिया नहीं है, परंतु वो खुद को, अपने आप को अमीर दिखाते ही नहीं हैं। लो स्टेटस में लाकर डालेंगे और राशन उठाकर लेकर चले जाएँगे। तो राशन जो सरकार दे रही है वो किसके अंतर्गत देती है? लोक कल्याण की अभिवृत्ति के अंतर्गत, ठीक? कि लोक कल्याण के लिए दे रही है। तो अगर सरकार किसी दिन राशन देना बंद कर दे, इस समय तो फ्री मिल रहा है तो सब लोग फ्री में लेते हैं, इससे पहले कुछ पैसे देने पड़ते थे, गेहूँ का शायद 2 रुपए देना पड़ता था और चावल का 3 रुपए प्रति किलो, ठीक? और अब सरकार फ्री दे रही है। अब सरकार एकाएक बंद कर दे कि नहीं, हम नहीं देंगे राशन, तो अब सोचे कि आप इसके लिए हम धरना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आपके ऐसा करने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया कि अपने संविधान को पहले अच्छे से जानिए कि कौन से आपके अधिकार हैं, कौन से आपके अधिकार नहीं हैं। बिना अधिकारों को जाने हुए आप कोई एक्टिविटी करेंगे तो सरकार आपको उठाकर पकड़ के जा डाल देगी जेल में। आपको अनुच्छेद 22 में बताया गया है ना कि उनके पास होता है कि निवारक निरोध के तहत आपको उठाएँगे और पकड़ कर डाल देंगे। जाइए, अनलॉफुल एक्टिविटी यूएपीए के अंतर्गत, ठीक? तो वही चीज़ें हैं कि आप अपने अधिकारों को जानिए। जैसे राशन बाँटने का जो कार्य है वो आर्टिकल 38 के अंतर्गत होता है, ठीक? अब उसके बाद देखिए आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि जो राज्य है, ठीक, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंटेड हो,
ठीक। अगर कोई बहुत बड़ा यूजी या पीजी कॉलेज है तो उसे भी हम एक राज्य कहेंगे, क्योंकि वो लोगों का सिलेक्शन अपने तरीके से कर रहा है, उनको सैलरी अपने तरीके से देगा, उसके अपने रूल रेगुलेशन होंगे कि इतने बजे से लेट आए, इतने दिन तक नहीं आए तो आप पर ये पेनाल्टी लगाई जाएगी, तो है ना। तो जो चीज़ें इन सब का पालन करेंगी वो सभी के सभी स्टेट कहलाएंगी। तो इसमें बात ये कही गई है कि स्त्री हो या पुरुष हो, यदि दोनों समान काम कर रहे हैं, एक ही कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक, इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। अब ऐसा देखने को आपको मिलता होगा, इस समय भारत में चलता भी है कि एक ही पोस्ट पर महिला भी कार्यरत है, पुरुष भी कार्यरत है, परंतु पुरुष को अधिक सैलरी दी जाती है, महिला को कम दी जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों का ये मानना है कि उनकी एफिशिएंसी कम होती है, दक्षता कम होती है। परंतु ज़रूरी नहीं कि ऐसा वास्तव में हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि महिलाएँ अधिक एक्सपर्ट होती हैं किसी क्षेत्र को लेकर के, उनकी एफिशिएंसी अधिक होती है, पुरुषों की एफिशिएंसी कम रहती है। परंतु इसमें ये कहा गया है कि राज्य कोशिश करेगा कि वो समान कार्य अगर करवा रहा है महिला से और पुरुष से, तो दोनों को इक्वल सैलरी देगा, समान वेतन देगा। अब अगर नहीं दे रहा है तो इसके लिए आप क्या धरना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक? क्यों? क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। जिस दिन इस नीति निर्देशक तत्व को निकाल करके आपके मौलिक अधिकारों में डाल दिया जाएगा, उस दिन आप बिना सोचे समझे धरना कीजिए, सरकार को उड़ा दीजिए एकदम गद्दी से। इतना धरना कीजिए कि गद्दी गर्म हो जाए। यानी उठना पड़े, खड़ा होकर देखना पड़े कि अरे क्या समस्या हुई, सुन लें, ठीक? तो ऐसा। तो ये हो गया आर्टिकल 39 और उसी के क में कहा गया है, उसमें एक और जोड़ा गया है, कहा गया है निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क का मतलब होता है बिना शुल्क लिए, विधि का मतलब होता है कानूनी, सहायता का मतलब सहायता, कि आपको हमेशा निःशुल्क कोई भी कानूनी सहायता जब दी जाएगी तो वो निःशुल्क होगी, उसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जैसे आप थाने में गए, थाने में जाने के बाद आप एफआईआर लिखवा रहे हैं, आपको एफआईआर लिखवाने का प्रोसेस नहीं पता है, तो वहाँ का जो सिपाही है जो वो आपको बैठेगा, बैठ कर के समझाएगा कि देखिए ऐसे-ऐसे ये प्रोसेस होता है वगैरह, वगैरह। अब उसके बाद वो एफआईआर लिखवाने के बाद कह रहे हैं कि दीजिए ₹500, एफआईआर लिखे हैं ना, चलेंगे अब घर पर उसे अरेस्ट करके लाएँगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक? यानी सरकार ने ये कहा है कि जितनी भी सरकारी यानी कानूनी सहायता होगी वो निःशुल्क दी जाएगी। परंतु अगर कोई घूस ले भी लेता है तो आप उसका विरोध नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है, ठीक? अब उसके बाद आते हैं आर्टिकल 40 पर। आपने 36 देखा, 37, 38, 39, उसके बाद 40। अब देखिए 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना का मतलब जो प्रधानी वाला सिस्टम चलता है ना, कि गांव में एक प्रधान होगा जो अपने गांव के सभी चीज़ों को नियंत्रित करेगा। यानी कहीं पर रास्ता बिगड़ गया तो रास्ता बनवाएगा, नाली बनवाएगा, कहीं नल की आवश्यकता है तो नल बनवाएगा, ठीक? नाली वगैरह जाम हो गई उसे साफ़ करवाने का काम, कहीं पर लाइट नहीं है तो पोल लगवा कर उस पर बत्ती लगवाने का काम, ये सब कौन देखेगा? प्रधान देखेगा। तो अब ये जो टॉपिक है, इस पर अंबेडकर जी और गांधी जी दोनों लोग बहुत विवादित थे। अंबेडकर जी इसके बिल्कुल विरोधी थे, कह रहे थे कि ये जो ग्राम पंचायत का जो सिस्टम है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे करप्शन बढ़ जाता है। करप्शन बढ़ने का मतलब उनका ये मानना था कि अगर गवर्नमेंट कोई पैसा डायरेक्ट अगर गाँव को देगी, तो वो पूर्ण रूप से अप्लाई होगा गाँव के कार्यों में, ठीक? और लगेगा कि गाँव में कोई विकास हुआ है। परंतु यदि आप कोई एक व्यक्ति रख देंगे, तो वो व्यक्ति अधिक संभावना है कि लोगों को किसी तरह बहलाकर उस धन का गलत उपयोग करेगा, थोड़ा बहुत काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा धन अपने पास रखेगा, अर्जित करेगा, ठीक? परंतु गांधी जी का ये कहना था कि अगर किसी क्षेत्र में उसी क्षेत्र का व्यक्ति प्रधान बने, तो वो अपनी गाँव की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझता है। अंबेडकर जी का ये कहना था कि ये जो पैसा है वो ग्राम प्रधान को ना देकर के जिला में दिया जाए, ठीक? जो कलेक्टर है, जो वीडीओ है उसको दिया जाए, ठीक? और वो व्यक्ति जा कर के गाँव का क्या करेगा? ठीक? जो वीडियो होगा वो जा कर के गाँव की मरम्मत वगैरह करवाएगा। परंतु गांधी जी का ये मानना था कि अगर
अगर उसी देश उसी गांव का अगर कोई नागरिक प्रधान बनेगा तो वो वहाँ की समस्याओं को, वहाँ की ज़रूरतों को, लोगों की विचारधाराओं को अच्छे से समझेगा, जिससे कि उस गांव का जो विकास है वो बहुत तीव्रता के साथ होगा। तो दोनों पर बहुत मतभेद था, दोनों लोग एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में थे, ठीक। तो इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया कि ग्राम पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए, अनिवार्यता नहीं है। अगर आपकी इच्छा है, राज्य अगर चाहता है, कोई स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि पंचायती राज्य होना चाहिए, तो वो चाहेगी तो राज्य में पंचायती राज्य रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, प्रधानी व्यवस्था रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। मगर ये जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए तो सन 1959, ठीक। सन 1959, 2 अक्टूबर 1959 को उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की, ठीक। 1959, 2 अक्टूबर, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई, ठीक। और फिर उसके बाद संविधान में 73वां संशोधन हुआ 24 तारीख अप्रैल में और 1993, यानी 24/4/1993 में भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया। और उस संशोधन में ये जो राज्य की नीति यानी ग्राम पंचायत की जो बात है उसे डाल दिया गया अनुच्छेद 243 में। यानी जो अनुच्छेद 40 है, अब वो वास्तव में आर्टिकल 40 नहीं है, उसे उठा करके डाल दिया गया है किसमें, अब 243 में। अब इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हटा करके सरकारी अधिकार बना दिया गया है, अर्थात कंपल्सरी कर दिया गया है कि हर राज्य में पंचायती राज्य का होना जरूरी है, ठीक। कि हर स्टेट में जो छोटे छोटे गांव हैं उन गांवों में प्रधान अवश्य रहेगा। पहले ये ज़रूरी नहीं थी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार को लग रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए तो वो जो प्रधान वगैरह का चुनाव करवाती थी, नहीं तो नहीं करवाती थी। अब इसमें क्या हुआ है कि 73वां संशोधन जब हुआ, ठीक, 24 अप्रैल 1993 को, तो उसे कितने में डाल दिया गया, 243वें अनुच्छेद में डाल दिया गया और इसे एक सरकारी अधिकार बना दिया गया, अर्थात अब ये कंपल्सरी हो गया है, ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आए उसे कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।